गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। देखो, अभी तक अपन ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन आज उसको अप्लाई करना देखेंगे। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वहाँ पे हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, और उस प्रोसेस के कारण ये केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो आज का जो नया टॉपिक है बेटा वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इट इज ए डिवाइस in which chemical energy is converted into electrical energy। मतलब यहाँ इन कंटेनर्स में जितने भी केमिकल है तो उसकी केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। ठीक है ना बेटा। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर। ये देखो आपके 12th क्लास में भी है, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैं स्ट्रक्चर बताऊं कि यहाँ 2 हाफ सेल होते हैं, 2 कंटेनर्स हैं, ये समझ लो। और 2 कंटेनर्स में रोड्स होती है, एक साइड जिंक रोड और एक साइड कॉपर रोड। डिप है एक सॉल्यूशन के अंदर, और वो सॉल्यूशन क्या है? जिंक रोड है। तो यहाँ जो सॉल्यूशन है वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, और उसकी जो कंसंट्रेशन है आपको आगे टॉपिक में बताएंगे। अभी तो ये ऐसे ही समझ लो कि 1.0 मोलरिटी वाली कंसंट्रेशन। इधर कॉपर रोड है और ये डिप है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर ये। और इन दोनों रोड्स को कनेक्ट किया है, बीच में ये वोल्टामीटर है, वोल्टामीटर के साथ में इसको कनेक्ट किया गया है। साथ में एक इन्वर्टेड यू ट्यूब दिखाई दे रही है, इसके अंदर एक जेली फिल होती है, अगर अगर जेली, और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब क्यों है, किस तरह से काम करते हैं। तो वो काम जो है जिसका इसका जो फंक्शंस है वो बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझना है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, ये 2 कंटेनर हैं, और उन कंटेनर्स में रॉड्स हैं। एक साइड जिंक रॉड है, एक साइड कॉपर रॉड है। जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया गया है। ठीक है, और इन दोनों रोड्स को हमने कनेक्ट कर दिया वोल्टामीटर के थ्रू। और एक इन्वर्टेड यू ट्यूब दिखाई दे रही है तुमको, जिसमें जेली फिल होती है, अगर अगर जेली, और इस जेली के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। अब देखो बेटा, इसका प्रोसेस समझना क्या है। एनोड आपने 10th क्लास में पढ़ा है, आप सोच रहे हो मैडम गलत पढ़ा रही हो, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव चार्ज कैरी करता है और कैथोड पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। वरना हम फिजिक्स में हमेशा ये पढ़ते हैं एनोड कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड कैरी नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ मैंने उल्टा साइन क्यों लगाया है उसका रीजन सुनना। ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हो रही है, और उस समय केमिकल एनर्जी से जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है उस समय एनोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या प्रोसेस है वो समझना। जैसे ही हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से जिंक के एटम, देखो रॉड जिंक के एटम से बनी हुई है, आपको पता है जिंक के एटम है सारे, तो यहाँ से जिंक के एटम बाहर निकल के आते हैं। और किस फॉर्म में आते हैं? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है। आपको पता है ऑक्सीडेशन पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन मींस लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो रॉड में जिंक के एटम थे वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जिंक आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में बाहर निकल के आ जाते हैं। तो सारे एटम जिंक आयंस की फॉर्म में बाहर निकल के आएंगे, ये देखो। और एक टाइम आएगा कि धीरे धीरे रॉड डैमेज हो जाएगी पूरी। इधर हम देखें, जैसे ही ये जिंक आयन बाहर निकलेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, और डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसी कारण एनोड यहाँ नेगेटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है, उसके बाद देखो अभी आगे जब हम चलते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते हुए इधर जाते हैं और कैथोड के पास जाते हैं। कैथोड पे क्या होगा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना है कॉपर आयन से और सल्फेट आयन से। ठीक है, तो कॉपर आयंस देखो नीचे रिडक्शन में, copper ions gain 2 electron, these 2 electrons gain 2 electrons and convert into copper। तो ये copper ions या रॉड पे डिपॉजिट होते जाते हैं, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर एटम की फॉर्म में ये डिपॉजिट होते जाएंगे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ और यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन हाफ। तो एक टाइम आएगा यहाँ वाली कॉपर रोड, यहाँ वाली जिंक रोड पूरी की पूरी डैमेज हो जाएगी और कॉपर रोड का डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके इस साइड जाएंगे। और आपको भी पता है जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो इस तरह से
यहाँ इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो सॉरी यहाँ जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करने के अपोजिट साइड में करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये तो हुई यहाँ की बात। अब अपन चलते हैं कि ये इस इन्वर्टेड यू ट्यूब का क्या काम है, यहाँ क्यों लगाया गया। तो इसका रीजन ये है कि एक तो ये इंटरनल सर्किट को, जैसे सॉल्यूशन वाला जो सर्किट है, इसको एक तो कंप्लीट करता है, ठीक है। दूसरा रीजन सुनना, जब जिंक आयन यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, क्योंकि देखो पहले जब शुरू में हमने लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन था, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज था। लेकिन जैसे जैसे रोड से जिंक आयंस निकल के आएंगे तो इस सॉल्यूशन में जिंक आयंस ज्यादा होने के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेवलप हो जाएगा। ऐसा ही ऐसा इधर देखो, जब कॉपर आयन यहाँ डिपोजिट होते जाएंगे, सारे कॉपर आयन यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे तो इस सॉल्यूशन में जो सल्फेट आयन है वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रखा है और सल्फेट आयन ज्यादा होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जबकि हमें इस सेल को आगे चलाने के लिए सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी जरूरी है, सॉल्यूशन में कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होना चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस चला तो नो डाउट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस चार्ज को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे यूट्यूब लगाते हैं। अब यूट्यूब में मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट फिल है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट, ये यूट्यूब में यहाँ से सल्फेट आयन मूव करते हुए इधर आ जाते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ से प्रोड्यूस होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इधर से मूव करते हुए यहाँ आ जाता है। तो टोटल चार्ज, यहाँ का नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो गया और ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप था वो नेगेटिव चार्ज आने के कारण यहाँ भी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम सॉल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा और सेल कैसे वर्क करता है वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम देखें कि सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज है, लेकिन आप शुरू की अगर कंडीशन देखो इस सेल में तो हमने ये नोटिस किया था कि जब हमने सेल को करेक्ट किया था तो ना तो रोड पे कोई चार्ज था और ना सॉल्यूशन में कोई चार्ज था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे सॉल्यूशन का चार्ज तो जीरो है क्योंकि सॉल्ट ब्रिज है, तो सॉल्यूशन के चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रोड पे चार्ज डेवलप होने लग गया, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के कारण और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेते हैं तो इसके कारण चार्ज डेवलप होता है, यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन के कंपेयर इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज डेवलप होता है उस डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आया सामने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे बोलते हैं? सॉल्यूशन पे चार्ज जीरो और रोड पे चार्ज जो डेवलप हो रहा है तो इसके कंपेयर इस पे चार्ज जो डेवलप हो रहा है नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है इसलिए इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, सॉल्यूशन पे चार्ज जीरो है। आपको कि कैसे जीरो, तो मैंने अभी बताया है सॉल्ट ब्रिज के कारण ये जीरो हो चुका है। तो सॉल्यूशन में हमेशा चार्ज जीरो, लेकिन रोड पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो सॉल्यूशन के कंपेयर रोड पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है इसलिए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई बात समझ में? तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होता है और यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। अब बात है कि इस सेल का पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है। जैसे कई बैटरीज पे लिखा होता है, आपने देखा होगा 1.1 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, तो ये किस तरह से लिखा होता है उसका आप समझना। तो सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो देखो बेटा, मैं ज्यादा रफ नहीं करना चाहती, मुझे बहुत कुछ अभी बताना है। तो ई सेल, इधर देखना, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस कर देते हैं तो वो सेल पोटेंशियल होता है। आपसे पूछे व्हाट इज सेल पोटेंशियल? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। अब आपको मैं बता दूं कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपको बता देती हूँ, ये कैसे निकलता वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको वैल्यू बता दूं। कैथोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो है 0.34 वोल्ट, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, और जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -0.76 वोल्ट माइनस में।
माइनस माइनस प्लस, तो ये जो ई सेल आया, इसका जो सेल पोटेंशियल आया वो आता है 1.1 वोल्ट। तो इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो 1.1 वोल्ट है। आई बात समझ में? अब आप देखो आगे, यहां तक मैंने जो समझाया ये था स्ट्रक्चर, ये थी रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये मैंने आपको बताया कि ई सेल कैसे निकाला जाता है। कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करते हैं तो ई सेल निकल के आ जाता है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि जब भी कोई सेल के बारे में बात की जाती है तो आपके यहाँ पे सेल को जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो अगर हम देखें तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा हम सेल का डायग्राम बना के नहीं क्वेश्चन देंगे। तो हम क्या करते हैं, किसी भी सेल को समझना है तो सेल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताती हूँ, और वो सेल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, यहाँ पे आपको देखना है। तो देखो मैं अब आगे आपको सेल रिप्रेजेंटेशन समझा रही हूँ। तो आगे वो सेल रिएक्शंस थी, अब मैं नया टॉपिक ले रही हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम किस तरह से सेल को दिखाते हैं। रिएक्शन यहाँ से चालू हुई, जिंक एटम से जिंक आयन बना, तो जिंक ऑब्लिक जिंक आयन, इसकी मोलरिटी है 1.0 m, और सॉल्ट ब्रिज के लिए हमने डबल वर्टिकल लाइन बनाई। कॉपर आयन कन्वर्ट इनटू कॉपर, यहां से रिएक्शन चालू हुई, यहाँ एंड होती है, तो कॉपर आयन मोलरिटी 1.0 m एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर, इसे बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। इस सेल रिप्रेजेंटेशन से हम किसी भी सेल के बारे में समझ सकते हैं। कैसे? सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा है वो एनोड के लिए लिखा है, राइट हैंड साइड पे जो लिखा है वो कैथोड के लिए लिखा है। जैसे जिंक यहां से चालू हुई, जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1.0 मोलरिटी है। यहाँ कॉपर आयन से चालू होके स्टार्ट होके और कॉपर पे खत्म हो रहा है, तो कॉपर आयन से कॉपर पे, तो ये कैथोड है और ये एनोड। यहाँ आपको पता है एनोड कैरी नेगेटिव चार्ज, कैथोड कैरी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन में, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, तो आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की साइड यानी जिंक से कॉपर की साइड। और आपसे ये पूछे करंट किधर फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो कर रहा है कैथोड से एनोड की साइड। तो आपको ये सब कुछ बेटा समझ में आया होगा अभी तक जो मैंने बताया है। देखो सेल में तीन चीजें हमको अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो सेल रिप्रेजेंटेशन जिसमें एनोड लेफ्ट साइड पे और कैथोड राइट साइड पे, उसको लिखने का तरीका ये होगा, ठीक है। अच्छा, सेल पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा, ई सेल इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें सेल रिएक्शंस, तो सेल रिएक्शन को देखने के लिए हम दोनों रिएक्शंस को देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हमने देखा जिंक कन्वर्ट इनटू जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन हाफ में कॉपर आयन गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर। अब आप देखो बेटा, अब जब हम कहते हैं कि सेल की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ओवरऑल रिएक्शन आप लिखो, तो ओवरऑल रिएक्शन का मतलब इन दोनों का सम लिखो, तो 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हम देखते हैं अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हम रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट लिख देते हैं और प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखने से ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है। तो इस तरह से हमारे सामने ये क्वेश्चंस आते हैं कि या तो हमको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन बनाओ, तो रॉड सॉल्यूशन सॉल्यूशन रॉड, इसका हमको बनाना है। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, और सेल रिएक्शन पूछेंगे तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ का सम करने पे ओवरऑल रिएक्शन हमारे सामने आ जाती है। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। बेटा ये चैप्टर आज पूरा हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, ये 1 वीक हो गया इसको चैप्टर को करते हुए। तो आप एनसीईआरटी बुक भी खोलना और उसमें इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। असाइनमेंट मैंने दे दिया है और आपको वहाँ ब्रॉडकास्ट पे मिल भी जाएगा, स्कूल वाले ब्रॉडकास्ट पे। इसके अलावा इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसको रेगुलर आपको पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मेरा फ़ोन नंबर ले लेना और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है बेटा।